हमारा पीपीवी एंड एफआर एक्ट के बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है मेन फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी। जो भी नई पौधों की प्रजाति है उनको अनिवार्य रूप से एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज ईडीवी तथा विद्यमान प्रजातियों का रजिस्ट्रेशन करना सबसे पहला फंक्शन है अथॉरिटी का। सेकंड, जो भी रजिस्टर्ड प्रजाति है उनके गुणों का डेवलपमेंट करना, यानी कि जो भी उनमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके लिए हम उनको रजिस्टर करा रहे हैं और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना। थर्ड है नई पौधा प्रजातियों के लिए विशिष्टता, एक रूपता तथा स्थायित्व परीक्षणों के लिए दिशा निर्देश का विकास करना, कि यानी कि कौन कौन से नियम और गाइडलाइंस के तहत जो है उनको हम डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि वो कैसे नॉर्मल पौधों से अलग है, और यूनिफॉर्मिटी यानी कि वो कितने यूनिफॉर्म है, और उनकी स्टेबिलिटी डीवीएस जो ये है ये आपके इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इसकी तहत जो परीक्षण होते हैं उनके लिए दिशा निर्देश जो हैं वो भी अथॉरिटी का मेन फंक्शन होता है। देन पौधों की जितनी भी प्रजाति हैं उनके लिए अनिवार्य सूची पत्रीकरण कैटालॉगिंग करना, और कृषक प्रजातियों को डॉक्यूमेंटेशन, इंडेक्सिंग और कैटलॉगिंग करना, नेशनल जीन बैंक की देखभाल करना। जो राष्ट्रीय जीन बैंक है हमारा, इसमें बहुत सारे पौधों की जो जर्म प्लाज्म है उनको सेव करके रखा जाता है, और ये बहुत सारे पर्पस के लिए ऐसा किया जाता है। पहला कि कोई भी एडवर्स कंडीशन अगर हमारे हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को सेव कर सकते हैं ताकि हम सूटेबल या फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशंस आने पे हम वापस उनको फील्ड में ले जा सकें। सेकंड है कि हम अपनी एक जो हमारी ट्रेडिशनल और जो हमारी इंडियन जो हमारी स्पीशीज है उनको हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में ज्ञान उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके लिए भी हम वेराइटीज ऑफ स्पीशीज के जो जर्म प्लाज्म उनको सेव रखते हैं। थर्ड है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं कई ऐसे पौधों की जो कि बहुत सारी बीमारियों को लड़ने में हेल्प करती हैं, तो ऐसी स्पीशीज को भी हम जीन बैंक के तहत सेफली प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेवंथ आपका पॉइंट है पौधा प्रजातियों के राष्ट्रीय रजिस्टर की देखभाल करना, यानी कि जितनी भी प्लांट वैरायटीज को हम संज्ञान में ले रहे हैं उनको हम रजिस्टर करना, यानी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से लेके उनके जर्म प्लाज्म तक सबकी सुरक्षा करना। देन कृषकों उनके समुदायों को मान्यता देना तथा पुरस्कृत करना जो आर्थिक पौधे हैं तथा उनके वन्य संबंधी जो जुड़े हुए पौधे हैं के जो पादप अनुवांशिक संसाधन यानी कि प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है उनको संरक्षण देना, उनका सुधार करना और परीक्षण के कार्यों में जो भी लगे हुए हैं। आर्थिक रूप से अच्छे पौधों का प्लांट जेनेटिक संसाधनों को बनाए रखना यानी कि प्रिजर्वेशन। ये 9 पॉइंट्स आपके मेन फंक्शंस है अथॉरिटी के। देन प्लांट वैरायटीज जर्नल ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये दोनों लैंग्वेजेस में प्रकाशित होने वाला जर्नल है, इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि अपनी वेबसाइट भी प्रोवाइड करवाता है और इसमें प्रजातियों से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश होती हैं। और रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट फेज है उसमें जो भी स्वीकृत प्रजातियां यानी कि ऐसी प्रजातियां प्लांट वैरायटीज जो कि स्वीकृत यानी कि जिनके लिए अथॉरिटीज जो हैं वो लॉ पास कर देती हैं वो भी इस जर्नल में प्रकाशित होती हैं। देन ए प्राइज अवार्डेड बाय पीपीवी एंड एफआर अथॉरिटी, कृषकों उनके समूहों को विशेष रूप से जो भी ग्रामीण एरिया या जो आदिवासी समुदाय हैं उनके फसलों को संरक्षण और डेवलपमेंट करने के लिए हर साल जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन की व्यवस्था जो है वो इस टेबल में आपके बताई गई है। पहला है पुरस्कार की जो श्रेणी है वो कौन सी है, कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी में वो प्राइज जो है वो दिया जा रहा है, कितने नंबर्स संख्या कितनी है,
वैल्यू एंड देन पर्पस क्या है अवार्ड देने का। पहला है आपका प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड दिया जाता है, इसमें 5 संख्या होती है और 10 लाख एक उदाहरण और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। और कृषकों तथा आदिवासी समुदाय को उनके प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के संरक्षण के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है उसके लिए ये प्राइज दिया जाता है। सेकंड है प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिवार्ड संख्या 10, 1 लाख जो है वो उदाहरण के रूप में और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ये उन कृषकों के लिए होता है जो कि लैंड रेसेस और आर्थिक मूल्य के पौधों की जंगली जातियों के संरक्षण और विकास में काम कर रहे हैं। थर्ड है प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन, इसमें 20 संख्या 20 होती है, एक उदाहरण तथा स्मृति चिन्ह दिया जाता है और ये भी फार्मर्स के लिए होता है। देन है आपका अ फ्यू डेफिनेशन रिलेटेड विद पीपीवी एंड एफआर। पहला है कृषक या किसान। तो पीपीवी एफआर एक्ट 2001 के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल वह कृषक है जो कि अपनी भूमि या खेत में खुद खेती करके फसल उगाता है। सेकंड, वह अपनी भूमि या खेत में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली वो क्या करता है, फसल का उत्पादन संबंधित जो भी कार्य है उनको कराकर फसल उगाता है। थर्ड है उपयोगी गुणों तथा अन्य पहचान के आधार पर किसी परंपरागत अथवा वन्य प्रजाति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्तियों के साथ संरक्षित करता है, उसको उपयोगी बनाता है। तो इन तीनों केस में वो फार्मर कहलाएगा। कौन से एक्ट के अनुसार? 2001 का जो पीपीवीएफआर अधिनियम एक्ट जो है। सेकंड है वैरायटी, यानी कि जो पौधा है उसकी क्या वैरायटी है, उसकी कौन सी किस्म है, यानी कि जो बोटेनिकल कैटेगरी की जो लोएस्ट जो हमें ज्ञात श्रेणी है उसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव के अलावा यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको छोड़कर नियमानुसार जो पौधे उनकी ग्रुपिंग की जाती है। पहला, ताकि एक समूह का प्रत्येक पौधा किसी भी दूसरे समूह के प्रत्येक पौधे से कम एक गुण या लक्षण उसके डिफरेंट हो, यानी कि जो दो पौधे हैं वो हर कैटेगरी के अलग अलग लक्षण रखते हो। सेकंड, प्रोपगेशन के बाद भी उस समूह के पौधों के गुण ना बदलें, मतलब माइक्रो प्रोपगेशन जो हमारी टेक्निक हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी जिसमें हम जर्म प्लाज्म ना लेके प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग न्यूक्लियस की टेक्निक से हम क्या करते हैं, एक पौधे का विकास करते हैं। तो उस केस में क्या हो, जो ओरिजिनल जो हमारा ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ना बदलें। तो ये किस में आएगा, वैरायटी की कैटेगरी में हम इस पॉइंट को रखेंगे। देन है हमारा प्रोपिगेटिंग मटेरियल, यानी प्रजनन संबंधित जो भी पदार्थ है। पीपीवी और एफआर एक्ट के अनुसार पौधा स्वयं या उसका कोई भी एक पार्ट या उसका कोई सीड है उसके द्वारा हम उसकी पुनर्जनन रीजनरेशन को हम जारी कर रख सकते हैं, या फिर उसका जो क्लोन है यानी हूबहू जिसे हम कहते हैं उस क्लोन को हम क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार का जो पौधा है हम वापस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है, प्रोपगेटिंग मटेरियल कहलाता है। देन इसके अधीन जो भी संरक्षण देने के जो उद्देश्य हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन कराने का क्राइटेरिया क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहला, जो कि पेटेंट में भी हमने पढ़ा था, नोवेलिटी, यानी कि जो किस्म को हम रजिस्टर करा रहे हैं पौधे की प्रजाति को वो क्या होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक नोवल होने चाहिए, यानी कि पहला ऐसा कोई पौधा संज्ञान में ना हो जिसमें सेम लक्षण इस पौधे की तरह पाए गए हों। पहला नोवेलिटी में आएगा, कोई भी अभूतपूर्व या नवीन प्रजाति तब मानी जाती है जब उसका रजिस्ट्रेशन का जो एप्लीकेशन लेटर है उस तिथि पर उस प्रजाति का प्रजनन और फसल की कटाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल है और ब्रीडर है या उसके जो भी सक्सेसर द्वारा उसकी कंसेंट ना हो तो विक्रय किया गया हो, और ना ही किसी प्रजाति का एक निश्चित समय, भारत में मोस्टली 1 साल होता है, विदेशों में वाइन तथा ट्रीज के लिए 6 इयर्स होता है, बाकी देशों में ये 4 वर्ष तक का होता है, और पहले तक इसका उपयोग किसी भी देश में ना भेजा गया हो करने के लिए, तो ये नॉवेल्टी के अंतर्गत आएगा। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कोई भी उसका
व्यापार ना किया गया हो या फिर उसका व्यावसायिक शोषण ना किया गया हो, तो वो नोवेल्टी में आएगा। देन है डिस्टिंक्टिवनेस। कोई भी नई प्रजाति है उसका डिस्टिंक्टिव वो तब मानी जाएगी जब कम से कम उसमें एक असेंशियल कैरेक्टर्स ऐसे पाए गए हों जो ये प्रजाति प्रताड़ना पत्र देने की तिथि पर किसी भी अन्य साधारण प्रजाति से डिफरेंट हो। फिर है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब वह प्लांट या वह जो किस्म है वो तब यूनिफॉर्म कहलाई जाएगी जब उसमें जो एसेंशियल कैरेक्टर्स हैं वो उनमें क्या पाए जाए, समागमता यानी कि यूनिफॉर्मिटी, यानी कि वह प्रजाति जिसके लक्षण प्रजनन प्रक्रिया के उपरांत समान या बहुत अधिक समान रहे, मतलब प्रोपगेशन प्रोसेस के बाद उसके जो लक्षण है वो चेंज ना हो, यूनिफॉर्म रहे, वैसे के वैसे रहे, तो वो क्वालिटी मानी जाएगी यूनिफॉर्मिटी। फोर्थ हमारा है स्टेबिलिटी। कोई नई प्रजाति स्थिर कहलाती है यदि उनके अनेक बार प्रजनन करने के बाद भी उसके आवश्यक लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अगर प्रोपगेशन के बाद ऐसी कुछ साइकिल्स होती हैं जिसमें उनका जर्म प्लाज्म चेंज हो जाए या वो ऐसी जो जीन है वो रिवर्ट कर जाए। जीन का रिवर्ट होना इसका मतलब जो फंक्शन एक पर्टिकुलर जीन है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन कर रही थी वो अब क्या हो रहा है, उसका प्रोटीन जो फंक्शन है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, तो उस केस में वो अनस्टेबल कहलाया जाएगा और वो स्टेबिलिटी में नहीं आएगा। तो जो हमारे ये तीन पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी, DUS जिसे हम कह सकते हैं, ये तीनों ही क्या है, एक टेक्निकल मूल्यांकन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई एक स्पीशीज है वो कितनी एफिशिएंट है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू प्लांट स्पीशीज और वैरायटी। देन है सेटिस्फैक्टरी डिनोमिनेशन। इसके अनुसार उस प्रजाति की एक संज्ञा होनी चाहिए। संज्ञा यानी कि जो प्रजाति का क्या बता सके, जातीय डेजिग्नेशन बता सके, जेनेरिक डेजिग्नेशन। जेनेरिक डेजिग्नेशन बताता है कि वो स्पीशीज का जीनस क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, तो ये जितने भी लेवल्स हैं वो डिफाइन करता है जेनेरिक डेजिग्नेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब 21 मई 2007 को जब ये रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था हमारा PPV और FR एक्ट, इसमें वर्तमान यानी कि एट प्रेजेंट 57 अधिसूचित फसलों की प्रजातियों का आवेदन स्वीकार किया जा चुका है, जो कि हमने इससे पहले जब हमने PPR एक्ट पढ़ा था तब भी देखा था, जिनका विवरण है वो आगे दिया गया है, उनके बारे में बताया हुआ है। अब कुछ फसलें हैं जिनका पंजीकरण हुआ है, वो है वीट, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, चिकपी, किडनी बीन, लेंटिल, मेज, मूंग बीन, पर्ल मिल्ट, बीजन पी, राइस और सोरगम। इन सब का क्या हुआ है, पंजीकरण हो चुका है। देन डिनोमिनेशन, जिनके नाम से नई प्रजाति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। पहला, यदि प्रजाति के वर्ग या श्रेणी में केवल अंकों का ही प्रयोग हुआ है या फिर उसके प्रजाति के वर्ग या श्रेणी के द्वारा उस प्रजाति की पहचान नहीं की जा सकती, यानी कि एक ऐसी स्पीशीज जिसकी हम अगर एंसेस्टर जर्म प्लाज्म या जीन्स को देखें तो इससे हम पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सी स्पीशीज जो है कौन से जीनस का है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। थर्ड है, अगर उसी वनस्पति उपजाति या उसके निकटतम संबंधी उपजातियों के प्रत्येक वर्ग या श्रेणी से भिन्न नहीं है, यानी कि ऐसी दो सब स्पीशीज जो कि आपस में डिफरेंट नहीं है इन द फॉर्म ऑफ देयर फंक्शन, अपीयरेंस और देयर मेडिसिनल वैल्यूज, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देन यदि प्रजाति के वर्ग या श्रेणी के द्वारा उस प्रजाति के लक्षणों या उसकी मूल्यों की पहचान में या उस प्रजाति के
ब्रीडर से संबंधित भ्रम पैदा होता है। भ्रम पैदा होना इसका मतलब हो सकता है कि जो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, उसमें क्या है, किसी तरह का कोई ऐसा कैरेक्टर्स है जो कि भ्रमित करता हो। फिफ्थ है, यदि प्रजाति के वर्ग या श्रेणी के कारण इसकी पहचान के विषय में भ्रम पैदा होता है, देश के नागरिकों के धर्म या सेंटिमेंट्स को हानि पहुंचती हो, ऐसे प्लांट्स को भी हम रजिस्टर नहीं करेंगे। देन है, अगर प्रजाति के वर्ग या श्रेणी के पूर्ण या आंशिक रूप से भौगोलिक नाम से बना हो या एम्बलम या नेम प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रॉपर यूज 1950 के अंतर्गत प्रोहिबिटेड हो, तो भी वो रजिस्टर नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एलिजिबिलिटी टू बी एन एप्लीकेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अंडर PPVFR एक्ट 2001। तो कौन कौन से ऐसे एलिजिबिलिटी है जिसको हम देखते हैं। पहला, अपने आप को उस प्रजाति का ब्रीडर होने का दावा करता हो, उस प्रजाति के प्रजनन का उत्तराधिकारी हो, उस प्रजाति के प्रजनन का इस प्रकार का आवेदन पत्र देने के लिए असाइनी हो, या किसी किसान की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए वह अधिकृत हो, तभी उसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अंडर PPFR एक्ट 2001 में एलिजिबल माना जाएगा। सेकंड है, कोई भी एक या एक से अधिक किसान या किसानों की संस्था जो अपने आप को प्रजनक होने का दावा करती हो, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हो जो अपने आप को उस प्रजाति के प्रजनक होने का दावा करता हो, यानी कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर अंडर द इंडियन गवर्नमेंट, या वो उन्होंने एक नई किस्म तैयार की हो कोई पौधे की, तो वो किस में आएगा, इन रजिस्ट्रेशन की टर्म्स में वो अप्लाई कर सकता है। अब है रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सीड ऑफ प्रोपगेशन मटेरियल बिफोर रजिस्ट्रेशन, कि उस सीड में जो प्रोपगेशन मटेरियल चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। पहला, पंजीकरण करने के लिए जो दिए गए बीज है उनके पूर्वज वंश क्रम के बीज, यानी कि जो उनके एंसेस्ट्रल जो जीन मैपिंग है वो पहले से हमें पता होनी चाहिए। सेकंड, अंकुरण प्रतिशत, यानी कि जो एंडोस्पर्म और जो फ्रूट बनने की प्रक्रिया है उसका परसेंटेज क्या है, बौद्धिक शुद्धता, पादप स्वच्छता मानक के आंकड़े क्या हैं। देन सैंपल, जो भी प्रजनन बीज है उसका सैंपल हमारे पास हो और बीज गुणवत्ता से संबंधित हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट हो। देन प्रोसीजर आफ्टर प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड सैंपल बाय द अथॉरिटी, बीज की शुद्धता और उसके अंकुरण संबंधी जो भी परीक्षण है वो किया जाता है। उसके बाद बीज के प्रतिदर्श को दो भागों में बांटा जाता है, एक भाग को DUS के परीक्षण के लिए परीक्षण केंद्र भेजा जाता है और दूसरे को उसके संरक्षण की पूरी अवधि तक रजिस्टर्ड जो भी प्रजातियां हैं उसके बीज प्रतिशत सैंपल है उसको रखने के लिए नेशनल जीन बैंक में उसको रखा जाता है। उसके बाद है एग्जाम्पशन अंडर PPV और FR, मतलब इसके अंतर्गत कई छूट मिली हुई हैं किसानों को और रिसर्चर्स को, तो वो क्या क्या है। पहली है, अधिनियम के अंतर्गत किसानों को जो भी प्रोटेक्टेड बीज है उनकी उपज को उपयोग करने, बेचने, बीज को दोबारा बोने, विनिमय करने तथा बंटवारा या भागीदारी करने की छूट दी जाती है। फिर किसी आदेश, निर्णय या अन्य दस्तावेज की जो कॉपी है उसको प्राप्त करने के लिए, किसी दस्तावेज की जांच करने के लिए कोई शुल्क वो है उसे किसान को नहीं देना पड़ेगा। देन रिसर्चर्स को क्या छूट मिली हुई है। पहला, कि वे प्रयोग करने के लिए जो भी पंजीकृत प्रजाति हैं उसके बीज का उपयोग कर सकते हैं तथा दूसरी प्रजातियों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से उस रजिस्टर्ड प्रजाति को उत्पन्न की जाने वाली प्रजाति के इनिशियल सोर्स ऑफ जो है उसके रूप में भी उसे प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड, इन रिसर्चर्स को भी इन कार्यों के लिए शुल्क
नहीं देना पड़ता। दूसरी प्रजातियों के सृजन के लिए मूल प्रजाति के जो सोर्स है उसके रूप में उसके उपयोग से संबंधित जो भी प्रक्रिया उसमें कोई शुल्क जो है, यानी कि जितनी भी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। अब भारत में जो PPFBFR जो एक्ट है उसके अनुसार प्रजातियों के 4 टाइप्स मेंशन्ड है। पहला है फार्मर्स वैरायटी, दूसरा है एक्सटेंट वैरायटी, एसेंशियल डिराइव्ड वैरायटी और ट्रांसजेनिक वैरायटी। ये जो 4 हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम पढ़ेंगे फार्मर्स वैरायटी। ये ऐसी प्रजातियां होती हैं जो बहुत अधिक समय से बोई जा रही हैं। इनका कृषकों को इनके विषय में प्राप्त ज्ञान होता है पहले से, तथा प्राय इन्हीं की खेती की जाती है। कृषक प्रजातियों का आवेदन जो है वो पंजीकरण शुल्क वो माफ होता है। देन विद्यमान प्रजाति एक्सटेंट वैरायटी है। ये फार्मर्स वैरायटी होती हैं और ये वो प्रजातियां होती हैं जिनके विषय में सामान्य जानकारी है वे पता होती हैं, या फिर ये ऐसी प्रजातियां हैं जो कि सीड एक्ट 1966 में नोटिफाइड की जा चुकी हैं। थर्ड, एसेंशियल डिराइव्ड वैरायटी कौन सी होती हैं? ये ऐसी वैरायटीज होती हैं जो मोस्टली बोए जाने वाली प्रजातियों से निकाली गई हैं और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रदर्शित होते हैं जो कि जीनोटाइप या मूल जो इनिशियल हमारी वैरायटी थी उसमें भी देखने को मिलते हैं, या इनका एक जो कॉम्बिनेशन है वो हमें प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। अब व्युत्पन्न प्रजाति यानी कि जो प्रेजेंट वैरायटी है उसमें से निम्नलिखित ऐसे कौन से एक मेथड का प्रयोग है वो प्राप्त किया जाता है? पहला उत्परिवर्तन, सेकंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, थर्ड उत्तक संवर्धन द्वारा यानी कि टिश्यू कल्चर के द्वारा, देन प्रतीप संकर द्वारा हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। देन ट्रांसजेनिक वैरायटी, ये क्या होती हैं? ट्रांसजेनिक वैरायटी ऐसी प्रजातियां होती है जिसमें एक से या एक अधिक से जो जीन है वो आर्टिफिशियली इंसर्ट किए गए होते हैं और इनका जो पॉलिनेशन है वो प्राप्त नहीं किया जाता, यानी कि जो पॉलिनेशन जो हमारे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाईज, बर्ड्स करते हैं इनके द्वारा नहीं किया गया होता, बल्कि इनको हम आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैरायटीज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर PPVFR एक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा पौधों का वह ग्रुप जो निम्नतम स्तर के एकल वनस्पतिक बोटानिकल टॉक्सिन में आता हो तथा पहला पौधों के उसी समूह के किसी पौधे के किसी जीनोटाइप द्वारा उत्पन्न लक्षणों को प्रदर्शित करता हो या प्रभाषित करता हो। दूसरा, पौधों को किसी दूसरे समूह के में कम से कम एक लक्षण द्वारा पहचाना जा सके। थर्ड, प्रोपगेशन के लिए उपयोगी होने की दृष्टि से एक यूनिट माना जाता हो और प्रोपगेशन के बाद बदला ना गया हो, यानी कि जो उसका जीन जर्म प्लाज्म है वो वैसा का वैसा रहे। और किसी भी प्रकार की प्रजाति जो भी एक्सटेंट वैरायटीज है या एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी है, ट्रांसजेनिक वैरायटी है, फार्मर्स वैरायटी है, उनकी मटेरियल वो रखता हो। फिर इसके कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त होते हैं इस एक्ट के तहत? पहला है फार्मर्स राइट, रिसर्चर्स राइट, ब्रीडर्स राइट और कम्युनिटी राइट। ये आपका चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेशन रखता है और ये आपके बहुत मायनों में ज़रूरी है कि आप इस चैप्टर को उसी वे में याद करें। पहला है कृषक प्रजाति को विद्यमान प्रजाति के रूप में पंजीकृत कराया जाता है, किसके तहत? फार्मर्स राइट के तहत। दूसरा, कृषक को स्वयं
के द्वारा खोजी या विकसित की गई जो प्रजाति है उसको उसी प्रकार संरक्षण देने तथा रजिस्टर कराने का अधिकार प्राप्त होता है। जैसे किसी ब्रीडर को अपनी प्रजाति को संरक्षण देने का अधिकार प्राप्त होता है, वैसे ही कोई भी कृषक है वो अपने खेत की पैदावार है वो इस एक्ट के अधीन संरक्षित प्रजाति के बीज को कर सकता है, उसी प्रकार बचा कर रख सकता है या उपयोग में ला सकता है या उसकी बुआई कर सकता है, उसकी वापस बुआई कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, शेयर कर सकता है, और जो कि इस अधिनियम में लागू होने से पहले कर सकता था। लेकिन किसी भी प्रजाति को ब्रांडेड बीज की बिक्री नहीं कर सकता जो उस प्रजाति के में एक्ट के अंतर्गत सुरक्षित है। पहला, यदि उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो यदि कोई प्रजाति है उसका अगर हम नॉन परफॉर्मेंस न दें तो नियमानुसार उसकी जो क्षतिपूर्ति है वो हमें प्राप्त करने का हम अधिकार, यानी कि हमें उसमें कंपनसेशन मिलेगा। फिफ्थ, इसमें इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी अथॉरिटी है उसका रजिस्ट्रेशन या ट्रिब्यूनल या उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करता है तो उसका कोई भी शुल्क में नहीं देना पड़ेगा। देन कृषक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भू प्रजातियों तथा उनके वन्य संबंधियों के जो पादप अनुवांशिक संसाधनों हैं उनके संरक्षण के लिए मान्यता दिए जाने या फिर पुरस्कृत किए जाने का योग्य अगर वो है। फिर है रिसर्चर्स राइट। पहला हमारा कौन सा था? फार्मर्स राइट, देन रिसर्चर्स राइट। प्रयोग या अनुसंधान जो भी रिसर्च है उसके लिए कोई भी रिसर्चर किसी भी ऐसी प्रजाति का उपयोग कर सकता है जो उस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर की गई हो, और चाहे वह प्रयोग किसी अन्य प्रजाति के विकसित करने के लिए शुरू में उस स्रोत के रूप में हो तो भी वह राइट उसे मिलेगा, लेकिन उस सामग्री को बार बार उपयोग करने के लिए उसे अनुमति जो है वो रजिस्टर्ड प्रजनक से लेनी पड़ेगी। ब्रीडर्स राइट, प्रजनक को सुरक्षित प्रजाति के पैदा करने, बिक्री करने और डिस्ट्रीब्यूट यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का अधिकार प्राप्त कराएगा। कम्युनिटी राइट्स में यह एक प्रकार से ग्रामीण या स्थानीय समुदाय को उस प्रजाति के विकास में दिए जाने वाला योगदान के उपलक्ष्य में दी जाने वाली कंपनसेशन है जो इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर की जा चुकी है। कोई भी व्यक्ति या उसका समूह सरकारी या गैर सरकारी संगठन भारत में स्थित किसी गांव या स्थानीय समुदाय की ओर से किसी भी नोटिफाइड केंद्र पर किसी भी प्रजाति के इवोल्यूशन का क्लेम प्रस्तुत कर सकता है। पौधों की प्रजातियों को रजिस्ट्रेशन द्वारा संरक्षण केवल भारत में ही मान्य होगा, यह किसी दूसरे देश में मान्य नहीं होता। अब इसके जो अधिकार है वो प्राप्तकर्ता को उसके सक्सेसर, एजेंट या लाइसेंसी को उस प्रजाति के उगाने, बेचने, वितरण करने एक्सेट्रा एक्सक्लूसिव राइट्स जो है वो उसको मिलेंगे। ये किस में आते हैं? कम्युनिटी राइट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेन एम्स टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ प्लांट ब्रीडर्स। क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं।